गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अरे इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लेंगे इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और अपन जानते हैं कि इन द इंडस्ट्रीज बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एज ए कैटालाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने के नाते इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा, इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, इसलिए स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। अब स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तो बात सही है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, अपन ने देखा होगा कि भाई जो रिजेंट होते हैं या जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब आपस में आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक नेचर के, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट में अगर दो रिएक्टेंट आएंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है वो एज इट इज रिमूव हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यानी कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और साइज छोटी होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जब दो रिएक्टेंट या जो अभिकर्मक होते हैं वो क्या करेंगे, आपस में आएंगे। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, उनको स्पेस अवेलेबल कराता है। दूसरा, जब दो रिजेंट उस कैटलिस्ट की सरफेस से या ऑर्बिटल में आके आपस में क्या करेंगे, फिट होते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है। वो निकली हुई एनर्जी क्या करती है, वो इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्योंकि कैटलिस्ट नेचर क्या है, यानी कि अपन जनरल कहते हैं कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन अपन यही तो कहते हैं, यानी कि वो पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो क्रियाकारक होते हैं उनके लिए स्पेस अवेलेबल करवाता है, एनर्जी अवेलेबल करवाता है। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो जो कैटालिटिक, यानी कि जिसका अपन जो उत्प्रेरक के रूप में जिस एलिमेंट्स है उसका उपयोग करेंगे, तो वो क्या होता है, एज इट इज वापस निकल जाता है। कहने का मतलब, जब दो रिजेंट आते हैं वो आपस में रिएक्टेंट करते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, उत्प्रेरक के द्वारा मिलती है। क्योंकि जब दो रिजेंट उसकी स्पेस पे बैठते हैं तो वहां से एक विशेष प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी के द्वारा वो जो रिजेंट थे, जो रिएक्टेंट थे, वो क्या करेंगे, उसको गेन करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो उत्प्रेरक होता है वो एज इट इज बाईपास निकल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है। और अपन ने देखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे रीजन है, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दूसरा इनके पास में वैकेंट स्पेस अवेलेबल होता है, थर्ड इनकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, तो इजीली जो रिजेंट होते हैं वो आ जाते हैं और रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं और कैटलिस्ट एज ए बाईपास निकल जाता है। ठीक है, ये तो अपन बात कर रहे हैं इनकी एज ए कैटलिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कैटालाइटिक नेचर है, तो एक तो यहाँ पे जैसे फेंटोन रिजेंट्स है, आपने देखा होगा। ठीक है, यानी कि फेंटोन रिजेंट्स है, ये FeSO4 प्लस H2O2 है ना, ये वेल नोन है फेंटोन रिजेंट्स, है ना। ये एज ए एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग के रूप में उपयोग में किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह से जैसे CH3 CHO ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH। ठीक है, मोलिब्डेनम एसीटेट के, यानी अगर सेकंड वाली जो रिएक्शन है तो यहाँ पे जो अपन लेते हैं मोलिब्डेनम एमो एसीटेट लेते हैं, तो उसकी उपस्थिति में CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मोलिब्डेनम एसीटेट अपन ने उपयोग में लिया। ठीक है, यहाँ पे FeSO4
ओब्लिक H2 का उपयोग करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग के रूप में। दूसरा हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस वेल नोन प्रोसेस होता है, इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है N2+3H2, वो क्या देते हैं 2NH3 देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लेते हैं आयरन ओब्लिक एमो, मोलिब्डेनम, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का उपयोग हो रहा है। इसी तरह से फिनोल है और इसका है कॉपर की उपस्थिति में एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और रेने निकल है ना, वेल नोन निकल होता है जो कि जे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन उसको उपयोग में लेते हैं। तो जैसे ये एल्किन है और H2 यानी कि निकल की उपस्थिति में क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन या कहते हैं अपचन होता है, ठीक है, CH में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं, जैसा कि इसमें है एक इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन में आपको मैं बता देता हूँ। पॉलीमराइजेशन जैसे आपने सुना होगा इम्पोर्टेंट जो कैटेलिक R3L प्लस TiCl4 है ना, ये इम्पोर्टेंट है और इसको बोलते हैं जिगलर नाटा है ना, ये ध्यान रखना, जिगलर नाटा रिजेंट्स है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना। इसका जिगलर नाटा साइंटिस्ट नामक ने इसके द्वारा खोजा गया था और इसका पॉलीमराइजेशन फॉर्म में इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना R3L प्लस TiCl4। इसके अलावा है एक है CO प्लस H2 है ना, जैसे कि सेकंड इसका लिख देता हूँ मैं, जैसे CH2 लाइक दिस, CH2 N एप्लीकेशन, यहाँ N इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भाग लेती है, इसमें R3L प्लस TiCl4 लाइक, यानी कि इस तरह से इनकी चेन चलती रहती है, कहने का मतलब ये इस तरह से, ये ध्यान रखिएगा। यानी तो ये पॉलीमराइजेशन में काम में आता है R3L प्लस TiCl4। और एक और है CO, जैसे CO2H2 लाइक दिस, ये है CH3OH और ये प्रेजेंस कॉपर ओब्लिक जिंक, ठीक है। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एप्लीकेशन है एज ए कैटलिस्ट के रूप में अपन उपयोग में करते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है उनका उपयोग इसलिए किया जाता है कि एक तो वैकेंट स्पेस अवेलेबल हो जाता है, दूसरा स्मॉल साइज होने के कारण से स्पेस भी ज़्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेंगे कलरिंग नेचर, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब लेंगे कलर नेचर, कलर नेचर, कलर नेचर। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक इम्पोर्टेंट विशेषता ये होती है कि रंगहीन भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, कलर भी शो करते हैं। अब कलर शो क्यों करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है ना, ये क्या होता है, विजिबल रीजन होता है, ठीक है, विजिबल रीजन, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड होता है, अपन जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो होता है डी ट्रांजिशन और एक होता चार्ज ट्रांसफर स्पेक्टर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि एक तो डी ट्रांजिशन मीन्स सपोज दैट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जैसे डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल की जो स्थिति होती है अपन देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की विशेषता होती है, एक तो टेट्राइडल कंडीशन होती है, एक ऑक्टाइडल कंडीशन होती है। तो उस टाइम पे जब अगर
एटम या जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें अपन देखते हैं जब लिगेंड्स आते हैं ना, लिगेंड्स का नेचर कैसा होता है कि एक तो वीक लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। तो उस दौरान जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल के पास में जब कोई लिगेंड आता है तो दो तरह से अपन उसको पिक्चराइज कर सकते हैं। एक तो उसका ऑक्टाइडल फॉर्मेशन होगा, दूसरा टेट्राइडल फॉर्मेशन होगा। अगर ऑक्टाइडल फॉर्मेशन है तो क्या होगा, जब ऑक्टाइडल फॉर्मेशन है तो जो लिगेंड्स आएगा वो बिल्कुल क्या होता है, एकदम सीध में आता है, बिल्कुल डी ऑर्बिटल के एकदम सामने से आएगा। तो उसकी स्प्लिटिंग होती है और वो क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक तो T2G जिसको अपन ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल बोलते हैं, एक हायर एनर्जी स्टेट यानी कि जो कि हायर एनर्जी वाला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कब कहाँ जाएगा, हायर स्टेट में चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल सा मैं आपको जो बता देता हूँ कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है, एम आई राइट, जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो पहले तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी गेन करेगा क्योंकि उसको लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाना है। लेकिन जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, तो वह दृश्य प्रकाश के अनुरूप अपन को क्या दिखाई देता है, एक कलर्ड फॉर्म में दिखाई देता है। जो उसने एब्जॉर्ब की थी, एब्जॉर्ब करने के जस्ट जब वो रिलीज करता है तो क्या होगा, कलरिंग नेचर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसा कि इसमें है। यानी कि यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा उसमें हमें वो पदार्थ रंगीन नजर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कलर नेचर है तो ये दो प्रकार से, जैसे डीडी ट्रांजिशन होता है और एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसको मैं आपके सामने जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, देखिएगा। सबसे पहले दो तरह से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक तो अपन केस लेते हैं जैसा कि पहला डीडी ट्रांजिशन, ये ध्यान रखें, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन लाइक दिस। ठीक है, और सेकंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा जाता है, राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे डीडी ट्रांजिशन, उसके बाद में अपन बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर अपन डीडी ट्रांजिशन की बात करें तो लाइक दिस, ये मैं आपको समझाऊंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है, ओके। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये अभी वैकेंट है। अगर अपन किसी का एग्जांपल लेंगे उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक जैसे सपोज दैट टाइटेनियम H2 का होल 6+3, इसका एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले ये समझना कि ये डी ऑर्बिटल है लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की बात की। डीडी ट्रांजिशन दो तरह से बताया था कि एक तो ये ऑक्टाइडल कंडीशन हो सकती है और टेट्राइडल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन मीन्स डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये हो गया। अब अगर अपन बात करेंगे इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, तो डी ऑर्बिटल में यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि T2G लाइक दिस, T2G और EG, यानी कि डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू पार्ट T2G एंड EG। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे लाइक दिस, इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, ये
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये Eg है और यहाँ पे 1 2 3 लाइक दिस, ये है T2G। ठीक है, अब यहाँ पे dx² लाइक दिस, dx² y² एंड dz²। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, एक तो dx² y², एक dz²। ठीक है, यहाँ पे अपन चलेंगे इसको dxy dyz एंड dzx लाइक दिस, इस तरह से। अब ये मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाया है एज ए ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यानी कि ये किस केस में अगर इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है तो ये सोचेगा कि ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है। ठीक है, इन केस ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब डीप ऑर्बिटल्स होते हैं जो लिगेंड्स के एकदम सीधे होते हैं, और उसमें क्या होगा, इस प्रकार का स्प्लिट होगा। ठीक है, यानी कि T2G जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, Eg हायर एनर्जी वाले होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स कम। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि जब कोई भी लिगेंड्स डी ऑर्बिटल के निकट आते हैं या पास में आते हैं तो डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल T2G एंड Eg। इस दौरान एक विशेष प्रकार की एनर्जी, जो कि एनर्जी की आवश्यकता होती है या अपन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें या यूँ कह सकते हैं निकलती है। तो यहाँ पे ऊपर प्लस 0.6 डेल 0 या डेल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, या इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं 0.6 डेल Q। ठीक है, नीचे माइनस 0.4 डेल 0 या डेल Q। ठीक है, यानी कि ये एनर्जी गैप होता है, कहने का मतलब यहाँ से इसको टोटल को अपन देखेंगे तो 10 ये होती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये इस प्रकार का स्प्लिटिंग होता है जो कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल होता है इस तरह से ये डिवाइडेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे, अपन बात कर रहे थे कि भाई कलर नेचर की। अब कलर नेचर क्या होता है, यहाँ पे जैसे सपोज दैट मैं टाइटेनियम H2 को 6+3 का एग्जाम्पल लूँगा, तो इसमें क्या होगा, अब एक सिंपल सी बात है, अगर सपोज दैट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब निम्न स्टेट से या निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन ये यहाँ से वापस आएगा, तो अपन को कलर नेचर शो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम टाइटेनियम H2 6+3 की लेते हैं। इसमें कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। चलो ठीक है, तो ये स्थिति है। तो हमने क्या था ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में, लेकिन अब यहाँ पे दो तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइटेनियम H2 6+3 का भी जस्ट एग्जांपल लेंगे। ये जो मैंने केस बताया आपको किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल केस में जो लिगेंड्स आते हैं वो एकदम बिल्कुल सीध में आते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। टेट्राहेड्रल में मैं बता दूं आपको, यानी कि ये केस तो जैसे डी ऑर्बिटल है, अब इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे अपन, यानी कि T2G तो यहाँ चले जाएंगे लाइक दिस, इस तरह से ये हो गए T2G, और ये हो गए Eg, यानी कि dxy dyz dz लाइक दिस। ठीक है, और dx² y² और ये dz²। ठीक है,
अब यहाँ पे जो इन बिटवीन औसत एनर्जी है, एनर्जी गैप पे, उसमें क्या होगा, उसमें देखना यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस 0.4 डेल टे और यहाँ पे माइनस 0.6 डेल टी, इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि टेट्राइडल के केस में इस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्टाइडल में जो T2G है वो नीचे होते हैं और EG ऊपर चले जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है जो dx² और y² एंड z² है, ये वाला, ये बिल्कुल लिगेंड्स के एकदम सीध में आते हैं। किस केस में, ऑक्टाइडल में, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन इन केस अगर अपन देखते हैं टेट्राइडल केस में, तो जो टेट्राइडल के केस में क्या होता है ये समझने की जरूरत है। टेट्राइडल के केस में जो T2G है, T2G में dx5 yz zx होते हैं, ये आते हैं लिगेंड्स के नियरेस्ट, इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे T2G के केस में Eg नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये उनसे डिस्टेंस हो जाती है, कहने का मतलब उनसे दूर होते हैं, जबकि T2G बिल्कुल समीप आते हैं। इसलिए यहाँ पे T2G के केस में क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और T2G वाले अपर साइड पे चले जाते हैं, जबकि Eg वाले लोअर साइड पर आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट हैपन इन द ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल, यानी कि ऑक्टाइडल के जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है, टेट्राइडल के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब अपन एक जो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, टाइटेनियम H2+6 3 का अपन देखते हैं यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले देखिएगा टाइटेनियम, ठीक है, इसके अंदर टाइटेनियम 22 का होता 4H2 कितना हो गया 21। इसके अंदर ये कंडीशन है, टाइटेनियम ये हो जाएगा। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन टाइटेनियम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 तो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि भाई किस तरह से ये होता है। अब यहाँ पे देखेगा जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, d ऑर्बिटल है, ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। ठीक है, dxy dyz zx और x² -y² एंड x² y² एंड z²। ठीक है, ये है। यहाँ पे H2 होता है जो कि वीक लिगेंड होता है। ठीक है, और पैरेलल यहाँ पे अपन बात कर ही नहीं रहे क्योंकि वीक लिगेंड है, H2 लिगेंड से अपन को ये देखना है कि यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिवाइडेड इन द 2 पार्ट लाइक दिस, इस तरह से ये हो गया। तो Eg यहाँ आ जाएंगे और 1 2 3 ये T2G यहाँ आ गए, कहने का मतलब, और ये Eg है dx² y² एंड dz²। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और dxy dyz एंड dzx लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन से, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनर्जी लेवल, यानी कि ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाएगा, या यूँ कह सकते हैं लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस दर से प्रकाश क्षेत्र में ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हाँ, टाइटेनियम H2O6+3 ये कैसा होता है, वॉयलेट कलर का, ये ध्यान में, यानी कि गहरे पर्पल कलर का है ना, कैसा कलर शो करता है, पर्पल कलर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्पल कलर शो करता है। ठीक है, इसमें जस्ट T2G1, ठीक है, ये है सही, और
ए जो T2G के मध्य का ऊर्जा का अंतर जो होता है डेल जीरो का मान होगा यहाँ पे, डेल जीरो बराबर है 4 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्ग के बराबर होता है, यानी कि इतना, यानी कि जो इसका स्प्लिटिंग जो वाली एनर्जी है डेल जीरो का मान कितना, इतना है। ठीक है, जो कि ये जो इतनी वैल्यू है जो कि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्रकाश की ऊर्जा है। अर्थात यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो उसके हर एक भाग का अवशोषण करके इसका T2G इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाएगा और अतः इससे परावर्तित हुए प्रकाश या लौटे हुए प्रकाश में हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। जैसे जब ये एनर्जी गेन करेगा T2G से Eg में जाता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब रिटर्न आएगा तो शो इन कलर्ड, है ना, कहने का मतलब तो ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है ये होता है डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलेंगे अपन, डी ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, थैंक यू।